हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू प्राची पावर एकेडमी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए सीडीपी की क्लासेस आपकी चल रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में होने वाली हैं। 30 नंबर का सीडीपी आपका आएगा यूपी टेट में और 30 का ही सी टेट में भी। तो ये मार्क्स आपके, पूरी कोशिश मेरी पूरे में से पूरे आपको दिलाया जाए। आज हम चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, समावेशन यानी कि इंक्लूजन का। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है, ठीक है। टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 3 करा दिए हैं, चौथा चल रहा है और पूरा आपको मैं मेरी कोशिश है एग्जाम से पहले करा दूंगी। कंप्लीट सीडीपी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको करा रही हूँ। प्लेलिस्ट में इससे पहले की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जाकर वहाँ पर देख लेना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब रेडी होंगे आज के सेशन के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, मतलब जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, उसके आगे के टॉपिक पर बात करते हैं। समावेशन किस किस तरह से वर्गीकृत होता है, किस किस तरह के समावेशन करने पड़ते हैं कक्षा में शिक्षक को, उनकी बात कर रहे हैं। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं जाति के आधार पर समावेशन। इसमें क्या होता है, समस्या आती है छुआछूत की, सामाजिक भेदभाव की। तो उसको कैसे समाधान किया जा सकता है, बच्चों को समान अवसर देकर, कोई किसी भी जाति का हो सभी को समान अवसर दिया जाए, सभी को ग्रुप एक्टिविटीज़ कराई जाए, जिससे हर तरह का बच्चा साथ में एक्टिविटी करके सीखे और उसमें किसी तरह की किसी के प्रति कोई हीन भावना ना रहे। संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि संविधान में सभी लोग समान हैं, बराबर है। तो जाति के आधार पर समावेशन यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। वही कि कौन किस जाति का है, कोई पिछड़ी जाति का है, कोई एससी है, कोई एसटी है, उस पर बिल्कुल भेदभाव ना किया जाए, सभी बच्चों को साथ में लाया जाए, वो हो गया जाति के आधार पर समावेशन। इसमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की बात अगर करें तो आर्टिकल 14 हमें समानता का अधिकार बताता है और 15 भेदभाव को निषेध करता है, यानी कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, भेदभाव करना निषेध है। तो ये 2 आर्टिकल्स भी ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा आता है क्षेत्रीय रीजन के आधार पर समावेशन, कि कोई गांव से आया है या कोई शहरी क्षेत्र से आया है, कोई छोटे कस्बे से आया है, तो वहाँ पर क्या समस्या देखने को मिलती है कि ग्रामीण शहर में अंतर होना, प्रवासी जो बच्चे कुछ समय कहीं पर रहते हैं, फिर कहीं और अपने रहने का स्थान बना लेते हैं, फिर कहीं और थोड़े थोड़े समय पर रहते हैं एक जगह पर, तो वो प्रवासी बच्चे होते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर समावेशन करने के लिए तो स्थानीय संदर्भ आधारित एजुकेशन होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, यानी कि जिस क्षेत्र में स्कूल है, शिक्षा दी जा रही है, वहाँ के आसपास के समाज के बारे में, पर्यावरण के बारे में, वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, वो भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा उससे परिचित कराते रहना चाहिए। समान संसाधन, कोई गांव से आया है, कोई शहर से आया है, डजेंट मैटर, सभी को समान संसाधन जो है प्रोवाइड कराने चाहिए पढ़ने के लिए। और बहुसांस्कृतिक वातावरण कक्षा का होना चाहिए, यानी कि सभी जो संस्कृति से बच्चे आए हैं सभी का सम्मान किया जाना चाहिए। आगे पॉइंट की बात करते हैं कि वर्ण के आधार पर समावेशन। वर्ण यानी कि कलर, जैसे आप रेसिस वर्ड सुनते होंगे दूसरे देशों में, जो भारतीय लोग हैं, जो ब्लैकिश लोग हैं, जिनका कलर सांवला है, गेहूँ है, उनको थोड़ा परेशान किया जाता है। ये घटनाएं शायद आपने सुनी होंगी, तो वहीं से कनेक्ट करके समझो। वर्ण के आधार पर समावेशन यानी कि रंग भेद किया जाता है या नस्लीय भेद, कोई किसी नस्ल का है, हर मनुष्यों में भी नस्लें होती हैं, अलग अलग नस्लें होती हैं, तो इस पर नहीं, भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, सभी को समान समझो। कोई किसी भी कलर का है, गोरा है, काला है, कैसा भी है। संवेदनशीलता से शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि टीचर ने ताव में आकर या फ्लो में कुछ कलर के ऊपर बोल दिया, तो थोड़ा संभल कर टीचर को जो है शिक्षा देनी चाहिए, जिससे किसी को अफेक्ट ना हो, कोई भी बच्चा। और नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन देनी चाहिए, जिसमें सब चीज़ें आती हैं कि हम सब लोग समान हैं, भले ही हमारी जाति, धर्म, नस्ल, रंग अलग है, बट वी आर इक्वल। अगला बात करेंगे लिंग के आधार पर समावेशन, यानी कि जेंडर के आधार पर। तो इसमें क्या समस्या देखने को मिलती है कि लड़का लड़की को समान एजुकेशन सिर्फ स्कूल में ही नहीं, घर परिवारों में भी देखने को समाज में मिलता है कि लड़के को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लड़की को उतनी अच्छी नहीं दे रहे, क्योंकि लड़का आगे हमारे लिए भी कमाएगा, हमें अपने साथ रखेगा, लड़की नहीं ऐसा करती है, उनकी शादियां हो जाती हैं। तो ये सोच अब भी बहुत घरों में है, इंडिया के मैक्सिमम लोगों की यही सोच अभी भी है, हालांकि अब चेंज हो रही है। लड़का लड़की में आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो कम या बिल्कुल ना के बराबर अंतर कर रहे हैं
अब वो समान एजुकेशन दे रहे हैं और समान रूप से उनको ट्रीट भी करते हैं कि लड़का हो या लड़की मेरे लिए इक्वल है, मुझे जो देना है वो देना है, मुझे सिर्फ बच्चा समझना है, इसको लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना। और बच्चों की लड़कियों की शिक्षा में कमी की जाती है, तो ऐसा नहीं, इसका समाधान क्या है कि जेंडर इक्वलिटी पर फोकस करिए, लिंग समानता पर, सभी बच्चे बराबर हैं, लड़का हो या लड़की हो, समान अवसर सभी को दो। बालिका शिक्षा अभियान इसके लिए जो है चलाया जाना चाहिए, जिससे लोग जागरूक हों इसके प्रति। ठीक है, लोग जागरूक होंगे तो स्कूल अपने आप जागरूक होते होते चले जाएंगे, शिक्षक अपने आप उसी फ्लो में बहते चले जाएंगे कि हाँ भाई सबको समान एजुकेशन देनी है। आज के समय में क्या है, तो पहले से सब बराबर, लेकिन आज के लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, इसके लिए देखो समान शिक्षा में देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुछ आंदोलन चलाए गए। ठीक है, बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है कई राज्यों में, वैसे तो सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं, पर कुछ राज्यों की ज़्यादा सामने आती है, जैसे हरियाणा में, तो उनको बच्चियों को जो है गर्भ में ही मार दिया जाता है। फिर अगर पैदा भी हो गई तो उनको पढ़ाया नहीं जाता ठीक तरीके से, तो उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जैसे अभियान लाए गए। समग्र शिक्षा अभियान की सभी के लिए शिक्षा है, कोई किसी भी धर्म जाति से हो, कैसे भी बैकग्राउंड से हो, शिक्षा सभी को दी जानी चाहिए। तो ये इसके तहत कुछ अभियान है। अगला आता है शारीरिक दक्षता, ये अगला टॉपिक है हमारा इसी में। तो शारीरिक दक्षता की अगर हम बात करें, शारीरिक दक्षता में दक्षता नहीं है, ये अक्षमता है। ठीक है, ये दक्षता नहीं है, अक्षमता है, फिजिकल डिसेबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे दृष्टि बाधिता की या विजुअली इम्पेयर्ड की। विजुअली इम्पेयर्ड की क्या पहचान है, उनको देखने में समस्या होती है, देखने में समस्या होती है, या दूर से नहीं देख पा रहे हैं, या छोटे अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये समस्या होती है विजुअली इम्पेयर्ड में। तो उपाय क्या हो सकता है, सबसे पहले उनके लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था की जाए, ऐसे शिक्षक ऐसी सामग्री जो ब्रेल लिपि के लिए ज़रूरी है प्रोवाइड की जाए। ऑडियो सामग्री जिससे वो सुनकर सीख पाएँ, क्योंकि देखने में समस्या है तो उनके लिए ऑडियो सामग्री बहुत ज़रूरी है। जो प्रिंटेड बुक्स हैं उनका जो प्रिंट है वो थोड़ा बड़ा उनको बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, इसमें बड़े बड़े अक्षरों में शब्दों में चीज़ें मेंशन हो, लिखी हुई हो। तो ये आपका हो गया। आगे बात करते हैं श्रवण बाधित यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड की। इसमें समस्या बच्चे को सुनने में आती है, समस्या सुनने में आएगी तो बार बार एक चीज़ को पूछेगा, तो ये कठिनाई होती है या पहचान होती है। उपाय क्या कर सकते हैं, हियरिंग एड, ऐसी मशीन्स की सुविधा बच्चों को प्रोवाइड करवाना जिससे उनको सुनने में कुछ दिक्कत कम हो। साइन लैंग्वेजेस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है हियरिंग इम्पेयरमेंट में, साइन लैंग्वेज के द्वारा उनको सिखाई जाए, समझाई जाए, जिससे वो आसानी से समझ पाएँ। विजुअल टीचिंग एड्स, देखकर चीज़ें जो है उनको एड्स विजुअली ऐसे विजुअल्स दिखाए जाएं जिससे वो देखकर समझ जाएं जो उनको टीचर बताना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो बच्चे को समझने में पढ़ने में आसानी होगी। एक आता है स्पीच इम्पेयरमेंट, स्पीच में यानी कि बोलने में समस्या जब बच्चे को होती है, या तो वो स्पष्ट नहीं बोल पाता है या कुछ शब्दों में हकलाता है, ये विजुअली इम्पेयर्ड में आते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पीच थेरेपी। देखो देखने को मिलता है, पहले तो लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते थे, अगर बच्चा ने नहीं बोला तो नहीं बोला बेचारा, लेकिन आजकल पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं और ऐसी थेरेपीज़ भी आई हैं कि बच्चा मान लो 3 साल का हो गया और अभी तक नहीं बोल पा रहा है, या बहुत कम शब्द बोलता है, या ना के बराबर बोलता है, तो स्पीच थेरेपी ऐसी थेरेपी है कि बहुत बच्चे इसके द्वारा नॉर्मल बोलने लग गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। धैर्यपूर्वक सुनना, टीचर बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, खासकर इस तरह के बच्चे को जो धीरे धीरे बोल रहा है, क्लियरली नहीं बोल पा रहा, हकला रहा है। अगर आप उसकी बात सुनोगे ना तो उसमें अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, कि वो अगली बार भी अपनी दिक्कत आपको बताएगा। अदरवाइज़ आपने उसको इग्नोर कर दिया या नहीं उसकी बात सुनी तो वो अगली बार से आपसे कुछ अपनी दिक्कत पूछेगा ही नहीं, उसको कहीं समझ नहीं आ रहा वो पूछेगा ही नहीं। तो स्पीच थेरेपी ज़रूरी है, उनको पेशेंटली सुनना ज़रूरी है और उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। आगे आता है अस्थि बाधित यानी कि ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड बच्चे। ऑर्थोपेडिकली में क्या दिक्कत आती है, बच्चों को चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है, वो ठीक से चल फिर नहीं पाते। तो उन बच्चों के लिए क्या क्या आप सुविधाएं दे सकते हो, विशेष बैठने की व्यवस्था, मान लो जो रूम है जहाँ पर उनको पढ़ना है या उनको कुछ कार्य करना है क्लास में, वो काफ़ी स्टेयर्स चढ़ के जाना है लेकिन उनको समस्या है चढ़ने में, तो उनके लिए रैंप की व्यवस्था करिए या व्हील चेयर की व्यवस्था करिए, या फिर विशेष कक्षा की व्यवस्था नीचे ही करवा दीजिए, ग्राउंड फ्लोर पर ही, जिससे उनको ज़्यादा समस्या ना हो। अब अगला टॉपिक आ जाता है जो मेंटल एबिलिटी, जो शारीरिक डिसेबिलिटी थी, ये दक्षता नहीं है, ये क्या है,
अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, ठीक है, मानसिक अक्षमता या मेंटल डिसेबिलिटी। अब अभी तक हमने शारीरिक डिसेबिलिटी की बात की, अब मेंटल डिसेबिलिटी की। सबसे पहले मंद बुद्धि या बौद्धिक अक्षमता की बात करेंगे। मंद बुद्धि उनको कहा जाता है जिनकी जो समझने की क्षमता है वो सामान्य से भी कम है, या दूसरे शब्दों में कहो जिनका IQ सामान्य से कम होता है। उनकी क्या पहचान है? एक तो IQ सामान्य से कम उनका होगा, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट कोशेंट, या सीखने में धीमापन होगा, बहुत धीरे धीरे किसी चीज़ को सीखेंगे, बहुत धीरे धीरे किसी चीज़ को समझ पाएंगे, और जो इंस्ट्रक्शन टीचर दे रहा है, टीचर जो समझा रहा है उसको बहुत धीरे धीरे वो समझ पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या आप सोल्यूशन कर सकते हो? उपाय, सरल शिक्षण, जितना ज़्यादा हो सके सरल शब्दों में, सरल तरीक़ों से, सरल से एग्जाम्पल देकर उनको समझाओ। रिपीटिशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। रिपीट करोगे चीज़ों को तो वो समझ पाएंगे, जल्दी समझ पाएंगे, है ना, ज़्यादा समझ पाएंगे। एक बार में तो वो बहुत ही कम समझ पाएंगे, तो उनको रिपीट करवाइए चीज़ें। व्यक्तिगत ध्यान, उन पर व्यक्तिगत ध्यान देकर भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा आता है गिफ्टेड चाइल्ड या प्रतिभाशाली बच्चा। ये क्या होता है, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। जो तेज़ी से सीखता है बच्चा उसको गिफ्टेड चाइल्ड अक्सर कहा जाता है। उनकी उच्च बुद्धि लब्धि होती है, हाई IQ लेवल होता है। अच्छा, इनके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा जो है एक्टिविटीज़ करवा सकते हो, कुछ ऐसे प्रोग्राम जिससे उनकी और जो है मेंटल जो स्टेट है वो और अच्छी हो, तो उनके लिए किया जा सकता है। तो याद रखिएगा। अगला आता है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, मेंटल होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी जब पढ़ने में समस्या है, पढ़ने में, लिखने में, कैलकुलेशन करने में, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। इसमें मुख्य रूप से 3, वैसे तो कई सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, मुख्य रूप से 3 आती हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया जब पढ़ने में बच्चे को कठिनाई होती है, डिसग्राफिया जब लिखने में समस्या होती है, और डिसकैलकुलिया जब गणित में कठिनाई हो, कैलकुलेशन करने में समस्या हो। तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। क्लियर हो गया। इसके लिए क्या कर सकते हो, जब बच्चे को रिमीडियल टीचिंग यानी कहाँ पर बच्चा गलती कर रहा है उसको जानेगा टीचर और फिर उसको सुधार करवाएगा, रिमीडियल टीचिंग। इंडिविजुअल बच्चे पर ध्यान देकर भी ये बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। अब जो समावेशी शिक्षा होती है, टीचर का क्या रोल उसमें होता है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है? भेदभाव ना करे, बच्चा किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, लिंग से हो, कोई भी उसका कलर हो, टीचर को भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। फिर दूसरी बात इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को मोटिवेट करे। बच्चे को कोई समस्या है, मान लो पढ़ने में, देखने में, सुनने में, कोई बात नहीं बेटा तुम कर सकते हो, उसको मोटिवेट करो। एक सहयोगी वातावरण आसपास बनाए कि बच्चे भी हेल्पफुल हो एक दूसरे के लिए, है ना। टीचर तो पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगा ही, साथ साथ ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ कि बच्चे एक दूसरे की भी हेल्प करें। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझो। ये नहीं कि आपने एक मेथड बता दिया उससे सारे बच्चे समझ गए उस कॉन्सेप्ट को, नहीं। व्यक्तिगत भिन्नता को समझो। अगर आपको लगता है कुछ बच्चे ऐसे हैं वो आपके इस तरीके को नहीं समझ पाए, इस तरीके से उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाए, तो दूसरा तरीका अपनाओ, उनको समझाओ। एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी में क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवली सीखते हैं, इंटरेस्ट लेके सीखते हैं, तो बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रोल होता है एक टीचर का एक समावेशी कक्षा में या समावेशी शिक्षा देने में। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? सभी बच्चों को साथ में शिक्षा देना, चाहे कोई विजुअली इम्पेयर्ड हो, देखने में समस्या हो, मेंटली स्लो लर्नर हो, ठीक है, सभी को साथ में शिक्षा देना। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का मतलब है किसी भी बच्चे को शिक्षा से बाहर ना रखना, सभी तक शिक्षा की पहुंच होना, वो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी में आता है। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों के लिए ज़रूरी है। साइन लैंग्वेज श्रवणबाधित बच्चों के लिए ज़रूरी है। डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में जब बच्चे को समस्या है उसे डिसलेक्सिया बोला जाता है। NEP 2020 प्राइमरी जो शिक्षा होती है बच्चे की उसको मातृभाषा यानी कि मदर टंग में देने पर जोर देती है। और IT एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्रेरित करता है। आगे बात करें तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं। इससे पहला सवाल है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सवाल पूछे गए आपके एग्जाम्स में। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर और समान शिक्षा देना, ठीक है। दूसरा है ब्रेल लिपि किसके लिए ज़रूरी है? दृष्टि बाधितों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड, जिनको देखने में समस्या है, ठीक है। अगला है डिसलेक्सिया, किससे रिलेटेड है?
पढ़ने से, जब बच्चे को पढ़ने में समस्या आती है। नेक्स्ट है साइन लैंग्वेज, किसके लिए यूज़ करते हैं, अभी हमने बताया श्रवण बाधित, जिनको सुनने में समस्या है उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू सिखाया जाता है, जिससे वो आसानी से समझ पाते हैं। समावेशी शिक्षा का आधार क्या है, बेस क्या है, तो समावेशी शिक्षा का बेस आधार है इक्वालिटी, यानी कि समानता। क्लियर है इतनी बात। आगे जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का संबंध किससे है, तो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी भी किससे संबंधित है, समावेशी शिक्षा से, कि कोई भी बच्चा शिक्षा से अछूता ना रहे, सभी को शिक्षा दी जाए, सभी की शिक्षा तक पहुँच हो। तो ये हमने टॉपिक आज किया है। और ध्यान दीजिएगा, कल नेक्स्ट सेशन में जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम करने वाले हैं समावेशी शिक्षा हेतु आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि TLM क्या क्या होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। देखो अब तक की आज जो है आपकी क्लास नंबर 22 है, चौथा चैप्टर आपका चल रहा है, नेक्स्ट आपका सिर्फ एक चैप्टर बच रहा है। मैंने आपको यूपी टेट का जो भी सिलेबस है CDP का टॉपिक वाइज, सब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करा रही हूँ। प्लेलिस्ट में जाना, सब आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है, चाहे आप सिलेबस से मैच कर लेना, और एग्ज़ाम स्पेसिफिक जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सब आपको करा रही हूँ। CTET के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अगर आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए ना बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो ये सब क्लासेस आपके लिए हैं, बहुत रामबाण है, कोई भी क्लास मिस मत करना। मेरी कोशिश है पूरा आपको सिलेबस करा दूंगी CTP का एग्ज़ाम से पहले, और समय रहा तो आपको PYQ भी कुछ करा देंगे, जैसे हिंदी के या EVS के। अगर कोई स्पेसिफिक क्लास आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट लिख के ज़रूर बता दिया करो, मैं कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड कराने का। आज का वीडियो भी, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो, और कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में लिख कर। कोई और एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट है तो भी कमेंट में लिख कर पूछ सकते हो। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सिलेक्शन मेट नाम से हमारा जो मेन चैनल है वो है सिलेक्शन मेट, ठीक है, और उसी नाम से टेलीग्राम है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दूसरा चैनल भी टीचिंग एग्जाम्स के ही आपको सारे अपडेट्स देता है, चाहे वो नई वैकेंसीज हों या रिजल्ट्स हों, और आपको एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करवाते हैं। तो सिलेक्शन मेट को भी ज़रूर ज्वाइन करिए, और यहाँ सेशन पर भी इस क्लास में आप हमसे जुड़ जाइए अपनी बेहतर तैयारी के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, और अभी तक नहीं जुड़े हो सब्सक्राइब करके तो डू सब्सक्राइब, ओके। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो के आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो वीडियो को 4 लोग देखते हैं, 5 या 50 लोग देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको समझ आ रही हैं चीज़ें तो आप देख लीजिए, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। तो अगर कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।